आसमान में हल्की रोशनी छाने लगी थी और शनाया उस लड़के के साथ गांव के अंदर दाखिल हो रही थी। सफर के दौरान काफी देर बाद उस लड़के को याद आता है कि अब तक उसने अपना नाम शनाया को बताया ही नहीं। लड़का अपने सर के पीछे हल्के से हाथ मारते हुए कहता है, लो कर लो बात, मैं भी ना। शनाया पूछती है, अब क्या हो गया? लड़का चलते हुए कहता है, मैं भी ना गधों के साथ रहते हुए बिल्कुल गधा बन गया हूँ, गधा। शनाया धीरे से उस लड़के को सुनाई ना दे इस तरह से कहती है, चलो अच्छा है तुमने मान ही लिया कि तुम गधे हो, मैंने तो पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था। लड़का शनाया से कहता है, जी कुछ कहा आपने? शनाया कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुम कुछ कह रहे थे कि तुम गधों के साथ रहकर गधे बन गए हो। लड़का शनाया की बात काटते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, गधा नहीं, गधों जैसा। शनाया अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, हाँ वही गधों जैसा, लेकिन ऐसा क्यों? लड़का कहता है, वो इसलिए कि मैंने आपको अपना नाम तो बताया ही नहीं। शनाया झूठ मूठ में उस लड़के को चने के झाड़ पर चढ़ाती हुई कहती है, अरे हाँ मैं भी ना, मैंने भी तो तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। लड़का बड़ा ही खुश होते हुए कहता है, वही तो। शनाया कहती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है, बताओ बताओ। शनाया जैसे ही नाम बताने को कहती है, लड़के का सीना चौड़ा हो जाता है, उसकी मानो चाल बदल जाती है और लड़का बड़े ही स्टाइल में अपने बालों को अपनी उंगलियों से ठीक करते हुए कहता है, वैसे तो मेरा नाम विक्रम है, लेकिन गांव में सभी बड़े छोटे लोग मुझे प्यार से बिक्कू बुलाते हैं। शनाया कहती है, तो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? विक्रम लड़की की तरफ बिना देखे हुए मुस्कुराते हुए कहता है, आप भी उसी नाम से बुलाइए जो गांव के लोग प्यार से बुलाते हैं, आप मुझे बिक्कू कहकर बुलाना, ठीक है? बिक्कू की बकबक से शनाया का सर घूम रहा था, लेकिन उसकी बकबक सुनने के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन शनाया को आराम के लिए घर चाहिए था, इसीलिए वो बिक्कू की हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी और उसके साथ चलती जा रही थी। भले ही शनाया को उसकी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी ना हो, फिर चाहे उसकी बाई टांग पर उभरा हुआ फुंसी का फोड़ा हो या उसके गधे के भाग जाने के किस्से, शनाया को यह सब ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा था। आखिर बिक्कू ही तो था जो उसे फिलहाल सर छुपाने की जगह दे सकता था। गांव के अंदर दाखिल होते ही शनाया को एक बहुत ही लुभावना वातावरण दिखाई देता है। चिड़ियाएं चहचहा रही थी, मुर्गे बांग देकर मानो लोगों को नींद से जगा रहे थे। गांव की औरतें सुबह सुबह कोई उठकर अपने अपने घर की चौखट के आगे झाड़ू लगा रही थी, तो कोई अपनी गाय को चारा दे रहा था, दूध वाला दूध लेकर जा रहा था, एक लड़का कुछ बकरियों को चराने निकला था और एक बूढ़ा आदमी 2 बैलों को लेकर खेत की तरफ जा रहा था। कुल मिलाकर शनाया की नजरों के सामने एक खुशहाल गांव था, जिसे देखकर शनाया बड़ी खुश थी। हल्के कोहरे और धुंध में ये खूबसूरत नजारे शनाया को एक अलग ही सुकून दे रहे थे। रास्ते में जितने भी लोग गुजरते, बिक्कू सबको झुककर नमस्ते करता और लोग भी उसे बड़े ही प्रेम से जवाब देते। शनाया को समझ आ गया था कि बिक्कू गांव में सभी का लाडला था और सभी लोग बिक्कू को बेहद पसंद करते हैं और बिक्कू भी गांव के लोगों का बहुत आदर करता है। बिक्कू गांव की छोटी छोटी साफ सुथरी गलियों से होते हुए शनाया को अपने घर तक लेकर जाता है। बिक्कू का घर एक छोटा सा कच्चा मकान है जो किसी झोपड़ी से थोड़ा ही बड़ा था। बिक्कू जल्दी से अपनी दोनों गधों को उनकी जगह बांधकर पहले उनको समझाते हुए कहता है कि देखो सोंटू मोंटू, तुम्हारी दीदी बहुत थक गई, उन्हें आराम से सोने देना, मैं पास में ही आंगन में पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा। जोर जोर से आवाज लगाकर जगाने की जरूरत नहीं है, हो सके तो आज अपने मुंह बांध कर रखना, समझे कि नहीं? शाबाश। बिक्कू फिर पलटकर शनाया को कहता है, मैं आपको कुछ भोजन करवा देता हूँ, पहले आप पेट पूजा कर लीजिए, फिर आप आराम से सो जाइए, कोई आपको तंग नहीं करेगा। शनाया मन ही मन कहती है, तूने जो तंग किया है वो काफी नहीं है क्या? बिक्कू अपनी झोपड़ी में चला जाता है। शनाया मानो इधर उधर कुछ ढूंढ रही है, तभी बिक्कू मिट्टी के एक बर्तन में पानी लेकर शनाया को देते हुए कहता है, ये लीजिए पानी पी लीजिए, हमारे गांव का ठंडा मीठा पानी पीकर आपकी थकान एक पल में उड़न छू हो जाएगी। शनाया बिक्कू के हाथ में पानी देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो काफी देर से नेचर कॉल को रोक कर रखी हुई थी ताकि पहले बिक्कू का घर आ जाए तो वो थोड़ा फ्रेश हो ले। पर बिक्कू को बिना बोले कुछ बात समझ आती ही नहीं। ये बात शनाया समझ चुकी थी, इसीलिए वो खुद ही बोल देती है, बिक्कू मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे कहीं जाना है। बिक्कू कहता है, कहाँ जाना है? शनाया कहती है, सुबह सुबह लोग कहाँ जाते हैं? बिक्कू जवाब देता है, अपने अपने काम पर। शनाया कहती है, तुम समझे नहीं, तुम्हारे घर में रसोई, कमरा, आंगन, इसके अलावा भी तो कुछ बना ही होगा ना? बिक्कू कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। शनाया झुझला कर बोलती है, अरे यार मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा मतलब अब कैसे समझाऊं? बिक्कू समझ जाता है और पूछता है, अच्छा तो ऐसा कहिए ना कि आप पैखाना जाना चाहती हैं। शनाया एकदम से एम्बैरस होकर कहती है, चिल्लाकर बोलना जरूरी है क्या? कहाँ है बताओ? बिक्कू पूछता है, क्या कहाँ है? शनाया कहती है, अरे कहाँ जाऊं ये बताओ। बिक्कू जवाब देता है, जहां जाना है जाइए, इतना बड़ा मैदान है, खेत है, जंगल है, झाड़ियां हैं, सब जगह अपनी ही तो है। शनाया कहती है, मतलब तुम लोगों के घर में कोई इंतजाम नहीं होता, सब बाहर जाते हैं? बिक्कू कहता है, छी, ये सब घर में करने की चीज है क्या?
शनाया को याद आता है कि इस वक्त वो 14वीं सदी में खड़ी है। शनाया गुस्से में खड़ी खुद को कोस रही होती है कि तभी बिक्कू हाथ में पानी से भरी बाल्टी लेकर शनाया की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लीजिए पानी और जहां आपका दिल करे हल्का हो लीजिए। शनाया बिक्कू की तरफ घूरती है। उसके पास बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। शनाया बिक्कू के हाथ से बाल्टी खींच लेती है और बाल्टी में पानी लेकर निकल पड़ती है घनी जंगल में। जितना हो सके वो अंदर की तरफ चली जाती है, लेकिन जैसे ही एक झाड़ी में मुड़ती है वहां पहले से एक महिला उस जगह पर अपना दावा कर चुकी होती है। शनाया जल्दी से पीछे हटते हुए अपनी नजरें घुमाते हुए कहती है, आई एम सॉरी। वो महिला बिना हिचकिचाहट के बहुत ही साधारण लहजे में कहती है, कोई बात नहीं बहन, आ जाओ, यहाँ और भी जगह, आराम से बैठ जाओ। कहाँ से आई हो? शनाया वहां से बाल्टी लिए भागती है और दूसरी झाड़ी की तरफ जाते ही उसका हिलना देखकर उसे समझ आ जाता है कि उस झाड़ी के पीछे भी पहले से कोई है। शनाया को समझ आ जाता है कि वो वहां अकेली नहीं बल्कि कई लोगों की मंडली कोने कोने में अपनी जगह बनाई बैठी है। शनाया का मन रोने को हो जाता है और थक हार कर वहीं किसी एक झाड़ी के पास अपनी जगह उसे ढूंढनी पड़ती है। दूसरी तरफ गांव में बिक्कू शनाया के लिए घर के अंदर अच्छा सा बिस्तर लगाता है और साफ सफाई करके तैयारी कर देता है। तभी उसे बाहर घुड़सवारों की आवाज आती है। बिक्कू घर से बाहर निकलता है तो देखता है गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं कि घुड़सवारों की टोली गांव के अंदर घुसे जा रही है और बहुत सारे राजमहल के सिपाही हैं और उनके हाथों में चलती हुई कुछ मशालें हैं। कुछ सिपाही पहले से ही उतर चुके हैं और सबके मकानों और झोपड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं। गांव का मुखिया सिपाही के सरदार से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, प्रभु ऐसा ना करें, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा कर दें। वो सिपाहियों का सरदार चिल्लाकर जवाब देता है, हमने बताया है ना, महाराज का आदेश है, हम तुम्हारे लिए केवल इतना कर सकते हैं कि अपने बीवी बाल बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो इस गांव के साथ तुम भी जल जाओगे। तुम्हें तो हमारे रक्षा मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जनसंहार करने का आदेश नहीं दिया है और हमें भी कोई शौक नहीं है बेवजह तुम लोगों को मौत के घाट उतारने का। महाराज को क्रोध आया है इस समय, बेहतर यही होगा कि जो हो रहा है उसे होने दो और महाराज चंद्रसेन की दया समझो कि वो अपना गुस्सा तुम लोगों पर नहीं उतार रहे, उन्होंने केवल तुम्हारे घरों को भस्म करने का आदेश दिया है। मुखिया कहता है, किंतु प्रभु ऐसा क्या हो गया जिससे महाराज को इतना गुस्सा आ गया? सिपाही चिल्लाकर जवाब देता है, गलती तुम लोगों की नहीं है, यह गलती जिसने की है वो संदेश अपने आप ही उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारा ये गांव जलाया जा रहा है। इससे ज्यादा प्रश्न पूछना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ सिपाही गांव के कुछ लोगों को मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्हें जबरदस्ती खींचकर उनके घरों से बाहर लाया जा रहा था। एक औरत खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर कहती है, मैं खुद को आग लगा लूंगी लेकिन मैं अपने घर से नहीं जाऊंगी। तो सिपाही का सरदार अपने आदमी को कड़ी आवाज में कहता है, उस औरत को वहीं छोड़ दो, लगता है उसे जीते जी अंतिम संस्कार का बहुत शौक है, घर के साथ ही जल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिक्कू वहीं पर खड़ा रहता है और डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। जैसे ही उस औरत के घर पर मिट्टी का तेल सिपाही छिड़कना शुरू करते हैं, बिक्कू को अपनी माँ याद आती है जो इसी तरह से अपना घर छोड़ने से मना कर रही थी। बिक्कू के पिता भी उसकी माँ को बचाने की कोशिश में जलकर उसकी माँ के साथ ही मर गए थे। सिपाही का सरदार बोलता है, शुरुआत उसी औरत से करो जिसे मरने की बहुत जल्दी है। सिपाही आग जलाकर उस औरत के घर पर लगाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। गांव के लोग और बिक्कू घर समेत उस औरत को जलता हुआ देखकर डर जाते हैं। वो औरत घर में चीख रही होती है। सिपाहियों का सरदार अट्टहास करता हुआ कहता है, और कोई है जिसे जीते जी अंतिम संस्कार की जल्दी हो? चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखो, वरना तुम लोगों को अपने घरों के साथ राख के ढेर में बदल दूंगा। सिपाहियों के सरदार की धमकी सुनकर बाकी के बचे हुए लोग अपने आप ही घर से बाहर आने लगते हैं और धीरे धीरे कर सारे सिपाही हर एक घर को आग लगाने लगते हैं। जैसे ही आग बढ़ती है, गांव के सारे लोग गांव छोड़कर जान बचाकर भागने लगते हैं और गांव के बाहर एक खेत में आकर जमा हो जाते हैं। विक्रम भी किसी तरह अपने गधों को खोलकर बाहर खेत की तरफ भागता है और गांव के लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और खुद का गांव और दूसरा अपना घर जो उसने अपने माँ बाप के जाने के बाद बनाया था उसे जलता हुआ देखता रहता है। दूसरी तरफ शनाया जंगल से निकलकर गांव की तरफ आ रही होती है। तभी वो खेत में जमा सारे गांव वालों को देखती है और गांव के उठते हुए धुएं के बादलों को देखकर घबरा जाती है। वो दौड़ते हुए खेत में भागती है और भीड़ को छांटते हुए बिक्कू को ढूंढती है। बिक्कू को मिलते ही शनाया उससे पूछती है, क्या हुआ, ये आग कैसे लगी? विक्रम की नजर गांव की तरफ ही होती है और वो बदहवासी में बोलता है, राजा के कहने पर लगवाई है। शनाया पूछती है, क्या? राजा के कहने पर लगवाई है, लेकिन क्यों? विक्रम कहता है, पता नहीं, शायद किसी बात से गुस्सा होगा। राजा को जब भी गुस्सा आता है वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए और अपना कोई संदेश भेजने के लिए एक गांव को चला देता है। लोग कहते हैं ऐसा करने से उसे शांति मिलती है। शनाया को समझ नहीं आता है और वो कहती है, ये क्या बकवास है, इस तरह वो लोग तुम्हारे घर चला रहे हैं और कोई कुछ बोलता ही नहीं। बिक्कू शनाया को अजीब सी नजरों से देखता है, जैसे उसने कोई बचकानी बात कह दी हो। वो कहता है, ये क्या कह रही हैं आप, वो तो राजा है ना, हम उसे कैसे कुछ कह सकते हैं? शनाया को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे।
विक्रम को अपना गांव जलता देख उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। शनाया विक्रम को देखती है और मानो उस भले आदमी को इतनी तकलीफ में देखकर उसे भी दुख पहुंच रहा हो। शनाया आसपास के गांव वालों को देखती है जो अपना घर जलता हुआ देख रहे हैं। गांव वालों की आंखों के आंसू मानो अपने जलते हुए घर की रोशनी में चमक रहे हैं। विक्रम एक उम्मीद से कहता है, अभी कुछ देर बाद आग थोड़ा शांत हो जाएगी तो देखना पड़ेगा कि यहाँ दोबारा घर बस सकता है या नहीं। सारे गांव के असंख्य लोगों को बेबस खड़ा होकर अपना घर जलता देख शनाया के होश फटे रह जाते हैं और वो विक्रम से पूछती है, ऐसा बार बार होता है क्या? विक्रम जवाब देता है, बार बार तो नहीं, लेकिन जब भी राजा को गुस्सा आता है तो ऐसा होता है। और वो शनाया को बताता है कि उसके खुद के माँ बाप भी जलकर मर गए थे। ये सारी बातें विक्रम बिना शनाया की तरफ देखे अपने गांव को देखते हुए कहता है। शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, हमने तो पिछले महीने ही अपना मकान बनवाया था, पता नहीं अब दोबारा कब बन पाएगा। लोग आपस में कुछ इस तरह बातें कर रहे होते हैं जैसे उनके साथ कुछ गलत हुआ ही ना हो, ये कोई प्राकृतिक आपदा हो। उन्हें इस तरह के शोषण की आदत पड़ चुकी थी। उनके लिए चंद्रसेन एक ऐसा भगवान था जिसके निर्णय पर कोई सवाल नहीं कर सकता था। अगर उसे गुस्सा आया है तो उसे हक है जनसंहार करने का या किसी गांव को जला देने का। गांव वालों के लिए यह आम बात थी। शनाया के अंदर इतना दर्द उमड़ने लगता है कि उसकी आंख से कब आंसू टपकने लगते हैं उसे पता ही नहीं चलता। तभी आसमान में चारों तरफ से घने काले बादल उमड़ने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे गांव और खेतों पर छा जाते हैं। सारे गांव वाले देखकर हैरान होते हैं कि बिन मौसम के इस तरह काले बादल कहां से आ गए। और देखते ही देखते इतनी जोर से बारिश की बौछार होने लगती है कि गांव में लगी आग फौरन ठंडी हो जाती है। अचानक से बारिश हो जाने के कारण गांव पूरी तरह से जलने से बच जाता है और गांव के लोगों की आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई देने लगती है। सभी मुस्कुराने लगते हैं और धीरे धीरे गांव में दाखिल हो जाते हैं। विक्रम भी गांव के अंदर चला जाता है। शनाया वहीं खेत में खड़े बारिश में भीग रही होती है और ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। वो आसमान की तरफ अपना सर उठाती है और बोलने के लिए कुछ शब्द सोचती है, लेकिन उसे कुछ नहीं सूझता। वो चुपचाप अपना सर झुकाती है और गांव के अंदर की तरफ चल देती है। गांव में दोबारा आने के बाद शनाया को गांव का जला हुआ नजारा दिखाई देता है, जिसमें कुछ लोग अपने जले हुए घर पर रो रहे हैं। जो औरत जलकर मरी थी उसका पति उसकी लाश को पकड़कर रो रहा है। कुछ लोग अपने आधे जले घर पर कुछ तसल्ली मना रहे हैं। सारे गांव वाले अपनी अपनी चीजों, सामानों और घरों को देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है, किसको कितनी भरपाई करनी पड़ेगी। विक्रम भी अपनी सारी चीजों को देख रहा होता है। जिसका घर आधा ही जला है उसकी कुछ चीजें जल गई और कुछ चीजें बच गई। विक्रम अपने घर से खुशी खुशी बाहर आकर शनाया से कहता है, जानती है हमारा कई सारा सामान बच गया, इतना भी नुकसान नहीं हुआ जितना पिछली बार हुआ था। पिछली बार माँ बाबा साथ रहते थे तो सब कुछ ही खत्म हो गया था, यहाँ तक कि हमारे माँ बाबा खुद ही आग में जल गए थे। लेकिन इस बार काफी सामान जलने से बच गया। भला हो इंद्र देवता का जो सही समय पर बारिश आ गई। अब फिर से घर बनाने के लिए कम कष्ट उठाना पड़ेगा। शनाया को विक्रम के चेहरे पर खुशी देखकर समझ नहीं आता कि बदले में वो भी मुस्कुराए या उसकी हालत पर जी भर के रोए। शनाया बड़ी ही असमंजस भरी हालत में थी। मन ही मन शनाया सोच रही थी कि कहीं राजा चंद्रसेन ने गांव में जो आग लगाई थी उसकी वजह वो खुद तो नहीं। अगर ये बात बिक्कू नाम के उस भोले भाले लड़के को पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। 21वीं सदी की रॉ एजेंट अब 14वीं सदी में जीने को मजबूर है। क्या शनाया मगध के खूंखार राजा चंद्रसेन के आतंक का अंत कर पाएगी? शनाया की आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, ओनली ऑन